एपिसोड की शुरुआत में देखते हैं हम अपने एमसी को, जो कि एक बार के अंदर इंटर करने वाला होता है और वो कहता है मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि फेंग जिया मुझे किसी बार में मिलने के लिए बुलाएगी। और जैसे ही एमसी की नजर सामने पड़ती है उसे वहाँ पर फेंग जिया नजर आती है। एमसी जाता है और उसके पास जाकर बैठ जाता है और तभी वहाँ पर एक वेटर आ जाता है। एमसी उससे कहता है मेरे लिए भी वही ले आओ जो ये पी रही है। और हम फेंग जिया को भी देखते हैं जो कि थोड़ा सा उदास भी होती है और वो बियर को पी रही होती है। तभी एमसी उससे कहता है आखिर क्या बात है, तुम इतनी ज्यादा उदास क्यों लग रही हो। इस पर फेंग जिया बताती है मैंने आज जिंगलोंग को मना कर दिया और मैंने अपनी जॉब को भी छोड़ दिया है। एमसी फेंग जिया से पूछता है आखिर क्यों, तुमने ये सब कुछ क्यों किया। इस पर फेंग जिया बताती है कि जिंगलोंग मेरे पीछे सिर्फ इसलिए था क्योंकि मैंने उसे कभी भी दूसरी लड़कियों की तरह घास नहीं डाला। उसके दिमाग में मैं सिर्फ उसके लिए एक खिलौना हूँ। एमसी कहता है ये एक तरह से अच्छा ही है कि तुमने वक्त रहते ही जिंगलोंग का असली चेहरा देख लिया, तो अब तुम आगे क्या करने की सोच रही हो। और तभी वहाँ पर वेटर भी आ जाता है जो कि एमसी के लिए बेर का गिलास लाया होता है। इसके बाद फेंग जिया बताती है मैं बस आराम से एक एक कदम आगे बढ़ाऊंगी। मेरी मोम अभी भी चाहती है कि मैं किसी अमीर खानदान में शादी करूं और कोई पैसे वाला लड़का ढूंढूं और सेटल हो जाऊं। अगर मुझे कोई ऐसा लड़का नहीं मिला तो मैं बस अपने घर वालों का कर्ज उठाऊंगी और बाकी की जिंदगी उन्हीं के साथ गुजार दूंगी। एमसी कहता है तुम जो भी फैसला करोगी मैं उसकी कदर करूंगा। अगर तुम्हें कोई भी मुसीबत आए तो तुम बस मुझे एक बार बता देना, मैं जितना हो सका तुम्हारी मदद करूंगा। हम फेंग जिया को देखते हैं जिसने के अपनी पहले वाली ड्रिंक को खत्म कर दिया होता है और वो वेटर से कहती है प्लीज मेरे लिए एक और ड्रिंक लाइएगा। एमसी फेंग जिया से पूछता है क्या तुम कल वहाँ पर जा रही हो जहाँ पर हम सभी दोबारा से मिलने वाले हैं। फेंग जिया कहती है हाँ बिल्कुल, मैं वहाँ पर क्यों नहीं जाऊंगी। हमारे सभी क्लासमेट्स आगे चलकर बड़े आदमी बन सकते हैं जिनकी हमें बाद में जरूरत पड़ेगी। एमसी फेंग जिया की इस बात को सुनकर कहता है तुम हमेशा की तरह अभी भी बहुत ही समझदार हो। हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर वो दोनों बार से बाहर आ चुके होते हैं और फेंग जिया थोड़ा सा नशे में होती है, इसलिए एमसी उसको संभाल रहा होता है। तभी फेंग जिया कहती है जब मैं घर पर पहुंच जाऊंगी उसके बाद मैं तुम्हारे पे किए हुए पैसे तुम्हें सेंड कर दूंगी। एमसी फेंग जिया को कहता है तुम खुद को संभालो, तुमने बहुत ज्यादा पी रखी है, क्या तुम्हें याद भी है कि तुम रहती कहाँ पर हो। फेंग जिया कहती है हाँ बिल्कुल, मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैं कहाँ पर रहती हूँ। और हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर वो दोनों एक बहुत ही पुरानी बिल्डिंग के सामने पहुंच चुके होते हैं। तभी एमसी फेंग जिया से कहता है क्या तुम इस पुरानी सी बिल्डिंग में रहती हो। फेंग जिया कहती है हाँ मैं यहीं पर रहती हूँ क्योंकि ये सस्ता है। तभी हम कुछ गुंडों को देखते हैं जो कि इस बिल्डिंग के एंट्रेंस पर किसी का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी उनमें से एक गुंडा कहता है बॉस वो देखो वो वापस आ गई है। तभी उन गुंडों का बॉस फेंग जिया से कहता है मिस फेंग, लड़के यहाँ कब से इतनी ठंड में घंटों से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और तुम अब आ रही हो, तुम्हें नहीं लगता कि ये कुछ ज्यादा ही हो गया है। हम फेंग जिया को देखते हैं जो कि इन गुंडों को देखकर बहुत ज्यादा डर गई होती है। तभी एमसी सीरियस होते हुए कहते हैं क्या तुम इन बंदों को जानती हो। फेंग जिया डरते हुए एमसी के पीछे छुप जाती है और कहती है हाँ मैं इन्हें जानती हूँ। वो कांपते हुए कहती है ये सब यहाँ पर क्या कर रहे हैं। फेंग जिया एमसी को बताती है कि ये लोग लोन शार्क कंपनी से हैं। एमसी कहता है लोन शार्क्स, आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तुम इनके चक्कर में कैसे फंस गई। और ऐसा कहने के साथ एमसी अपने हाथों को कसकर एक पंच तैयार कर लेता है। एमसी के पंच को तैयार करते हुए देखकर वो सभी गुंडे अपने वेपन्स को बाहर निकाल लेते हैं और तभी उनका बॉस भी एक नाइफ को आगे करते हुए कहता है हे छोटे, बेहतर होगा कि तू अपने मुक्कों को संभाल कर ही रख। कुछ चीजें ऐसे होती हैं कि तुमने अगर उन्हें हाथ पे लग गए तो नुकसान तुम्हारा ही होगा। हम एमसी को देखते हैं जो कि स्माइल करते हुए कहता है ओ अच्छा तो ऐसी बात है। इसे सुनते ही वो सामने वाला गुंडा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है जितना स्माइल कर सकता है कर ले, तू मान या ना मान मैं तुम्हारे कान काट कर तेरे हाथ में रख दूंगा। हम एमसी को देखते हैं जो कि स्माइल करते हुए मन ही मन कहता है इस छोटे से चाकू को भूल जाओ, अगर तुम उस चाकू को भी ले आओ जो कि तरबूज काटने के लिए इस्तेमाल होता है तब भी तुम मुझे खरोच तक नहीं पहुंचा पाओगे। तभी फेंग जिया आगे बढ़ती है और उन गुंडों को रोकते हुए कहती है इसका उस सब से कोई भी लेना देना नहीं है, इसलिए इसको इस सब में मत घसीटो, ये तो बस मुझे यहाँ पर छोड़ने आया था। और वो थोड़ा सा गुस्से में आते हुए कहती है मैं तो बस ली मैंगनान के साथ एक ही रूम में रहती थी और तुम लोगों से लोन उसने लिया है ना कि मैंने, इसलिए उसी के पीछे जाओ। तभी उनमें से गुंडा एक कॉन्ट्रैक्ट को बाहर निकलता है जिस पर के फेंग जिया की आईडी होती है और उसके नाम से 5 लाख का लोन लिया गया होता है। वो गुंडा स्माइल करते हुए कहता है हम भला उसके पीछे क्यों जाएं, इस कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर ये तुम्हारा ही आईडी लगा हुआ है और ये फिंगरप्रिंट भी तुम्हारा ही है ना। उन गुंडों का बॉस फेंग जिया से कहता है अब जब ली मैंगनान गायब हो चुकी है तो मिस फेंग हम आपके पास ही आएंगे ना। हम एमसी को देखते हैं जो कि सोचते हुए कहता है ये आईडी की इन्फॉर्मेशन ये फेंग जिया की ही है, लेकिन आखिर वो इस जैसी चीजों में क्यों पड़ेगी। एमसी फेंग जिया से कहता है क्या तुमने किसी के लोन लेने के लिए गारंटी दी थी। इस पर फेंग जिया कहती है नहीं मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया, ये सब कुछ ली मिंगनान का काम है, उसने जानबूझकर मुझे ज्यादा पिला दी थी और उसके बाद जब मैं बेहोश हो गई उसने मेरे आईडी को ले लिया और मेरे हाथ का इस्तेमाल करते हुए उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर मेरे फिंगरप्रिंट भी ले लिए। जब अगले दिन मुझे होश आया तो वो यहाँ से पूरी तरह से गायब हो चुकी थी और उसी के बाद ही ये लोन कंपनी वाला मेरे सामने आ गया और मुझसे पैसे की डिमांड
करने लगे। तभी वो गुंडा सीरियस टोन के साथ कहता है बहुत बातें हो गई, चलो अब हमारे सारे पैसे निकालो। तभी उसके साथ वाला दूसरा गुंडा स्माइल करते हुए कहता और अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो हमारे साथ चलो, हमारे पास तुम्हारे लिए एक बहुत ही ज्यादा पैसे देने वाली जॉब है। इस पर फेंग जिया गुस्से में आते हुए कहती है बिल्कुल भी नहीं, तुम इस बारे में सोचना भी मत। तभी एमसी स्माइल करते हुए फेंग जिया के सर पर हाथ फेरता है और उसे कहता है सब कुछ ठीक है, तुम अपने रूम में जाओ और यहाँ का मामला मैं खुद ही सेटल कर लूंगा। फेंग जिया एमसी की केयर करते हुए कहती है नहीं, मैं तुम्हें इस मुसीबत में नहीं घसीट सकती। एमसी कहता है तुम बिल्कुल ही रिलैक्स रहो, मैं इसे हल कर सकता हूँ, तुम मेरी बात मानो और अपने रूम में जाओ। और इसके बाद एमसी फेंग जिया के करीब जाते हुए कहता है और हाँ, एक बात को अच्छे से याद रखना, चाहे जो भी हो जाए पुलिस को मत बुलाना, मेरे पास इसे हैंडल करने का अपना तरीका है। फेंग जिया को एमसी की इस बात की समझ नहीं आती और इसके बाद वो अपने रूम की तरफ तेजी से जाने लगती है। और जब फेंग जिया वहाँ से चली जाती है तब एमसी स्माइल करते हुए उन गुंडों से कहता है तो मुझे बताओ आखिर तुम्हारा टोटल कितना हुआ। इस पर उन गुंडों का बॉस कहता है अच्छा तो ऐसी बात है, लगता है कि तुम उसके बदले में पैसे भरने वाले हो। तभी दूसरा गुंडा बताता है कि असल रकम 5 लाख थी और अभी से लिए हुए 2 महीने हो चुके हैं, इसीलिए अब इंटरेस्ट को मिलाकर ये टोटल 1.8 मिलियन बनता है। इसे सुनते ही एमसी शॉक हो जाता है और वो कहता है क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो, सिर्फ 2 महीनों में ही 5 लाख से सीधा 1.8 मिलियन। तभी उन गुंडों का बॉस अपने चाकू को एमसी की तरफ करते हुए कहता है मैं तुम्हें सीधा सीधा कह रहा हूँ, असल रकम और इंटरेस्ट को मिलाकर पूरी रकम को एक ही बार में पे करो और अगर तुम इसे पे नहीं कर सकते तो उस लड़की को हमारे हवाले करो। एमसी उस चाकू को अपने हाथों से पकड़ लेता और कहता है ये खराब चाकू देखकर मेरी आंखों में चुभन हो रही है। दूसरी तरफ वो गुंडा एमसी से उस चाकू को छुड़ाने की कोशिश करता है लेकिन वो अपने चाकू को नहीं छुड़ा पाता। वो कहता आखिर ये क्या बकवास है, मैं इसे छुड़ा क्यों नहीं पा रहा। तभी एमसी उस चाकू को अपनी 2 फिंगर के साथ ही बीच में से तोड़ देता है। इस टूटे हुए चाकू को देखकर वो गुंडा बहुत ज्यादा डर जाता है और वो कहता है कैसे, आखिर तुमने इसे कैसे किया। एमसी उस टूटे हुए चाकू को फेंक देता है और स्माइल करते हुए कहता है तो क्या तुम्हारा अब भी मुझसे पैसे मांगने का कोई इरादा है। इसे देखकर वो गुंडा बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो अपने बंदों से कहता है इस कमीने को पकड़ो और इसका काम यहीं पर तमाम कर दो। तभी उनमें से एक गुंडा एमसी पर अपने बैट से अटैक करता है और चिल्लाते हुए कहता है साले तू हेल में जा। और उसका अटैक एमसी को लगने ही वाला होता है लेकिन एन मौके पर एमसी अपने हाथ को तेजी से बढ़ाता है और उसे वहीं पर रोक देता है। एमसी उस गुंडे से बैट को छीन लेता है और इसके बाद तेजी से उसके गर्दन के पीछे जोर से मारता है जिसकी वजह से वो गुंडा वहीं पर बेहोश हो जाता है। तभी दूसरे 2 गुंडे भी एमसी पर अटैक करने के लिए तेजी से आगे बढ़ते हैं और उनमें से एक चिल्लाता है तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे भाई पर हाथ उठाने की। लेकिन तभी एमसी अपनी स्पीड का इस्तेमाल करता है और उन दोनों गुंडों की गर्दन के पीछे भी एक एक मारता है जिसकी वजह से वो भी वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद एमसी उन गुंडों के बॉस की तरफ बढ़ने लगता है और कहता है अब तुम्हारी बारी है। एमसी को अपने करीब आते हुए देखकर वो गुंडा बहुत ज्यादा डर जाता है और नीचे गिर जाता है। वो कहता है नहीं मेरे पास मत आओ। तभी एमसी उसके पास आकर बैठ जाता है और कहता है तुमने अभी तक मेरे एक सवाल का जवाब नहीं दिया, क्या तुम्हें अभी भी मुझसे पैसे चाहिए। इस पर वो गुंडा डरते हुए कहता है बॉस मैं तो बस एक आम सा बंदा हूँ जो कि कंपनी के लिए काम करता है, असल फैसले तो हमारा बॉस ही लेता है। तभी एमसी उस गुंडे के कंधे पर हाथ रखता है जिसकी वजह से वो गुंडा बहुत ही डर जाता है। एमसी कहता है तो ठीक है फिर मुझे अपने बॉस के पास ले चलो, मैं जाकर उसी से बात करता हूँ। एमसी ऊपर उठते हुए दूसरे बंदों की तरफ इशारा करता है और कहता है इन लोगों को भी जगाओ और इसके साथ ही मुझे अपनी कंपनी के बारे में और भी बताओ। इस पर वो गुंडा बहुत ज्यादा घबराते हुए कहता है ठीक है बॉस जैसा आप कहें मैं भी चलता हूँ। वो अपने बंदों के पास जाता है और उन्हें उठाने लगता है और साथ ही साथ एमसी को भी बताता है हम चारों को मिलाकर ब्लैक ड्रैगन फाइनेंस में कुल 13 लोग हैं, एक बॉस है, एक अकाउंटेंट है और साथ ही में एक बॉस की मिस्ट्रेस है और उन तीनों के अलावा बाकी 10 हमारे जैसे लोग हैं जो कि वसूली का काम करते हैं और ली मैंगनिन भी हमारे साथ ही काम करती है। इसे सुनते ही एमसी स्माइल करने लगता है और कहता है अच्छा तो ऐसी बात है आगे बताते चलो। इस पर वो गुंडा आगे बताता है कि फेंग जिया को ज्यादा पिलाकर उसके नाम से लोन निकलवाना ये सभी उसी की चाल थी। उसका यही प्लान था कि वो बार इंटरेस्ट के जरिए फेंग जिया को लंबे वक्त तक अपने कब्जे में रखेगी। एमसी कहता है तो तुम्हारा मतलब है कि मुझे सिर्फ असली दिमाग के पीछे ही जाना चाहिए और ये सब कुछ ली मैंगनिन ने अकेले किया, इसमें तुम लोगों का कोई भी हाथ नहीं है। इस पर वो गुंडा बताता है कि लोन देने वाली टीम ही सारी चालें चलती है, हम तो बस दबदबा बनाने के लिए उनके साथ होते हैं। एमसी स्माइल करते हुए कहता है तुम लोग कितने मासूम हो, ये तुम्हारी कंपनी पहुंचकर मैं खुद ही देख लूंगा। इस पर वो गुंडा बहुत ज्यादा घबरा जाता है और उनका बॉस कहता है दरअसल बात यह है कि और वो आगे कहने वाला होता है। तभी एमसी अपने मुक्कों को कसने लगता है और कहता है क्या हुआ, क्या तुम्हें जाने से डर लग रहा है। वो गुंडा एमसी को अपना मुक्का कसते हुए देखकर डर जाता है और कहता है नहीं मैं चलूंगा, हम सभी अभी निकलते हैं। हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर वो सभी उस कंपनी के बाहर ही आ चुके होते हैं और वो अंदर की तरफ जाने लगते हैं। तभी एमसी वहाँ पर रुक जाता है और उन्हें कहता है तुम यहीं पर रुको और वो आगे कहता है कि तुम सब लोग इस तरफ से चलो और इन कैमरा से बचो। इस पर वो गुंडा कहता है ठीक है जैसा आप कहें सर हम वैसा ही करेंगे। एमसी उन गुंडों से कहता है क्या ब्लैक ड्रैगन फाइनेंस के सभी लोग यहाँ पर आज आए हुए हैं। इस पर वो गुंडा बताता है जी आपने बिल्कुल ही ठीक कहा, हम सभी आज यहाँ पर एक
जश्न मना रहे हैं, जिसकी वजह से सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। बॉस और उसके मिस्टर्स वो किसी काम से पैर हैं और वो भी थोड़ी देर में यहाँ पर आ जाएंगे। एमसी कहता है कौन सा रूम है जहाँ पर वो सभी इकट्ठा हैं। इस पर वो गुंडा बताता है कि बिल्डिंग 2 यूनिट 1 के रूम 303 में सभी लोग इकट्ठा हैं। हम इस रूम के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर सभी लोग नशे में होते हैं और हमें ली मैंगनन भी दिखाई जाती है और उसके साथ ही एक मोटा आदमी बैठा होता है जो कि कहता है मैंगनन तुमने इस बार बहुत ही बढ़िया काम किया है, बाद में उस फेंगजिया नाम की लड़की को नाइट क्लब में ले जाना ताकि कुछ पैसे कमाए जा सके। इस पर मैंगनन स्माइल करते हुए कहती है काम अभी भी बहुत धीमे चल रहा है, मुझे इसे शुरू किए हुए 2 महीने से ज्यादा हो गए हैं और मैं अभी तक सिर्फ एक को ही फंसाने में कामयाब हुई हूँ। हम उस मोटे को देखते हैं जो ली मैंगनन को अपने हाथों से पकड़ लेता और कहता है तुम बिल्कुल ही सही कह रही हो, पहले के दिनों में काम काफी आसान था, जब हम स्टूडेंट्स को धोखा देते थे हम हर बार उन्हें आसानी से फंसा लेते थे। तभी ली मैंगनन उस मोटे के हाथ को पीछे करते हुए कहती है अपने गंदे हाथ मुझसे दूर रखो, अगर तुम मुझे छूना चाहते हो तो पहले तुम्हें बॉस बनना पड़ेगा। और तभी वहाँ डोर ओपन होने की आवाज आती है जिसे सुनकर वो मोटा आदमी उस तरफ देखने लगता है और वो सामने देखता है कि वही गुंडा जिसकी एमसी ने धुलाई की थी वो सामने आता है और अपने हाथ को ऊपर करते हुए कहता है हम वापस आ गए। और उसके पीछे ही हमारा एमसी भी अंदर इंटर होता है जो कि अंदर इंटर होते ही दरवाजे को बंद कर देता है। तभी वो मोटा आदमी एमसी को देखता है और एमसी को देखकर कंफ्यूज हो जाता है। वो दूसरे गुंडे से कहता है तुम लोगों को तो फेंगजिया को लेने नहीं जाना था, तो फिर आकर तुम अपने साथ एक और बंदे को क्यों लेकर आए हो। तभी एमसी आगे बढ़ता है और एक चेयर पर बैठते हुए कहता है मैं फेंगजिया का दोस्त हूँ, तुमने उसे लोन के चक्कर में फंसाने के लिए एक जाल बिछाया था जिससे उसे काफी मुसीबत हुई है, इसलिए मैं यहाँ पर इस मसले को हल करने और उसकी मदद करने के लिए आया हूँ। इसे सुनते ही वो मोटा आदमी गुस्से से चिल्लाता है और उन गुंडों को कहता है तुम निकम्मे कचरे, क्या तुम बस वहाँ खड़े होकर इसे देखते रहोगे। और जब उन गुंडों में से कोई भी आगे नहीं बढ़ता वो मोटा खुद ही आगे बढ़ता है और एमसी को अपना पंच मारते हुए कहता है बच्चे ये ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर तुम अपनी चला सको। लेकिन उसके पंच मारने से पहले ही एमसी उसे एक जोरदार किक मारता है जिसकी वजह से वो बहुत दूर जाकर गिरता है। तभी हम ली मैंगनन को देखते हैं जो कि ये सब कुछ देखकर डरकर एक जगह पर छुप जाती है। एमसी ली मैंगनन को देख लेता और कहता आखिर तुम वहाँ पर कितनी देर तक छुपने वाली हो। इसे सुनकर ली मैंगनन थोड़ा सा शॉक हो जाती है और डरते हुए अपने सर को ऊपर करती है। तभी एमसी उससे कहता है इन सभी लोगों ने मुझे बताया है कि ये सभी चाल तुम्हारे भी छाया हुआ है और ये सब तो बस तुम्हारी बात मान रहे थे क्योंकि इनके पास इसके अलावा कोई भी चारा नहीं था, क्या तुम इस बात से सहमत हो। इस पर ली मैंगनन मना करते हुए कहती है नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हम तो बस लोगों को लोन देते हैं और उस लोन को वसूल करने के दौरान जो भी मारपीट होती है यहाँ तक के लोगों को मौत के मुंह तक धकेलना ये सब इन्हीं लोगों का काम है। इस पर वो गुंडा कहता है तुम अपनी बकवास को बंद करो, क्या तुम इन्हें पहले उन्हें बेला फुसला कर अंदर नहीं बुलाया था। धोखा देना, झूठ बोलना, अगवा करना, तुम लोग तो किसी भी हद तक जा सकते हो। तभी ली मैंगनन चिल्लाते हुए कहती है पर तुम ही तो वो कमीने हो जो उन लड़कियों को नाइट क्लब में जाने के लिए मजबूर करते हो और उनसे वहाँ पर काम करवाते हो। इस पर वो सामने वाला गुंडा चिल्लाते हुए कहता और क्या कमाए हुए सारे पैसे तुम्हारी जेब में नहीं जाते, उन धोखे का शिकार हुई लड़कियों पर हमला करना ये भी तो तुम्हारा ही आइडिया था। इस पर ली मैंगनन कहती है वो तो बॉस के काम का टारगेट था, मेरा इससे कोई भी लेना देना नहीं है। हम एमसी को भी देखते हैं जो कि इस सबसे बहुत ज्यादा चिढ़ रहा होता और वो कहता बहुत हो गया, अब तुम दोनों ही चुप कर जाओ, अब तुम्हारा ये एक दूसरे पर कीचड़ उछालने का तमाशा बंद करो। जब तुम दूसरे लोगों से जबरदस्ती पैसे वसूल करते हो और उन मासूम लोगों का खून करते हो तो मेरे पास भी तुम्हें जड़ से खत्म करने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं बचा ताकि आगे जाकर कोई भी मुसीबत ना रहे। तभी वो गुंडा अपने घुटनों के बल गिर जाता है और एमसी से माफी मांगते हुए कहता है प्लीज प्लीज मेरी जान बख्श दो, मैं वादा करता हूँ मैं आगे से ऐसा कभी भी नहीं करूंगा। तभी एमसी उस गुंडे की गर्दन को पकड़ लेता और कहता है जब वो लड़कियां तुमसे रैंक की भीख मांग रही थी तो क्या तुमने उन्हें छोड़ दिया था। एमसी उस गुंडे की गर्दन को वहीं पर तोड़ देता है और आगे ली मैंगनन की तरफ बढ़ने लगता है। इसे देखकर ली मैंगनन बहुत ही ज्यादा डर जाती और वो कहती है नहीं मुझसे दूर रहो। तभी एमसी ली मैंगनन के फेस को पकड़ लेता और कहता है अब तुम्हारी बारी है जो कि हेल में जाएगा और एक बार जब तुम हेल में चले जाना तो मेरी तरफ से उन लोगों को हेलो कहना जिन्हें तुमने मौत के मुंह तक धकेला था। हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर एमसी ने इन सभी को खत्म कर दिया था और एमसी अपने मन ही मन कहता है मैंने लोन के सारे कागजात पूरी तरह से मिटा दिए हैं इसलिए पुलिस को फेंगजिया पर कोई भी शक नहीं होगा। और जब एमसी ये सब कुछ सोच ही रहा था तभी वहाँ पर डोर ओपन होता है और वहाँ पर एक मोटा आदमी आता है जिसने के अपने बगल में एक लड़की को भी पकड़ा होता है और वो रूम के अंदर इंटर होते ही कहता है भाइयों मैंने अभी अभी बॉस हाउस से 1 लाख जुआन जीते हैं, आओ और मेरे साथ चलकर सभी एक एक ड्रिंक लगाओ। और ऐसा कहने के बाद ही जैसे ही वो सामने का नजारा देखता है वो बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और वो एमसी से कहता आखिर तुम कौन हो। इस पर एमसी से कहता है तुम्हें जानने की कोई भी जरूरत नहीं है, वैसे भी तुम बहुत जल्द मरने वाले हो। और ये कहने के साथ ही एमसी उसे गर्दन से पकड़ लेता और पीछे दीवार में दे मारता है और इस एक ही अटैक में उस मोटे का काम भी तमाम हो चुका होता है। तभी हम उस मोटे के साथ आई हुई लड़की को भी देखते हैं जो कि पूरी तरह से कांप रही होती है और कहती है प्लीज मेरी कोई मदद करो। और इसके बाद वोट करमा से पाने लगती है लेकिन तभी एमसी उसके पीछे आता है और उसकी गर्दन पर भी एक बार कर देता है जिसकी वजह से उसका काम भी वहीं पर तमाम हो जाता है। तभी एमसी अपनी मुट्ठी को कसते हुए कहता है वेस्टलैंड के ज़ॉम्बीज को इनकी लाशें खाने में सच में बहुत ही मजा आने वाला है। और तभी एमसी अपना हाथ ऊपर करता है और कहता है टेलीपोर्ट और
और इसी के साथ ही उन सभी की लाशें वहाँ से टेलीपोर्ट होने लगती हैं। और इसके बाद एमसी अपने मोबाइल को बाहर निकालता है और मनी मन कहता है पुलिस के लिए एक साथ 1 दर्जन से ज्यादा लोगों का अचानक से गायब हो जाना और इस पुराने केस की इन्वेस्टिगेशन करना काफी मुश्किल होगा। और इसी के साथ हमारा यह सीन चेंज होता है और हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि अपने रूम में सोया होता है। और तभी एमसी के मोबाइल की रिंग बजती है और जब एमसी से उठाकर देखता है तो वो देखता है कि फेंग जी की कॉल आई होती है। एमसी ऊपर उठता है और अपनी आंखों को मलते हुए मोबाइल को अपने कान के साथ लगाता है और कहता है, हेलो फेंग जिया, क्या बात है, तुमने इतनी सुबह सुबह कॉल क्यों की है? सामने से फेंग जिया खुश होते हुए कहती है, चेन यंग तुम ठीक तो हो ना? थैंक्स गॉड, तुम्हारी आवाज को सुनकर मेरी जान में जान आई। हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि ऊपर उठकर अपने कपड़ों को पहन रहा था और साथ ही साथ फेंग जिया से भी बात कर रहा था। वो फेंग जिया से कहता है, मुझे आखिर क्या हो सकता है, मैं तो बिल्कुल ही ठीक हूँ। फेंग जिया कहती है, कल रात मेरा तुमसे बिल्कुल भी राब्ता नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैं बहुत ही ज्यादा डर गई थी, मुझे लगा कहीं तुम्हें कुछ हो न गया हो। हम एमसी को देखते हैं जो कि अपने दांतों को साफ कर रहा था और वो कहता है, अच्छा तो ऐसी बात है, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैंने सारा मामला पहले ही हल कर दिया। और वो स्माइल करते हुए कहता है, वो आगे से तुम्हें कभी भी तलाश करते हुए नहीं आएंगे। इसे सुनकर फेंग जिया कहती है, सच में? क्या सच में तुमने वो सभी हैंडल कर लिया? तभी वो अपने मन ही मन कहती है, नहीं रुको, कहीं ऐसा तो नहीं है ना, चैन यांग ने वो सभी पैसे अपनी जेब से दिए हैं। वो एमसी से कहती है, चैन यांग मैं अभी फौरन तो इतने पैसे तुम्हें वापस नहीं कर सकूंगी, लेकिन तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं बहुत जल्दी तुम्हें वो पैसे वापस कर दूंगी। पैसों का नाम सुनकर एमसी पहले थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता और बाद में वो स्माइल करते हुए कहता है, मैंने उन्हें कोई भी पैसे नहीं दिए, मैंने बस अपने एक दोस्त से कहकर उनके बॉस से थोड़ी बात करवाई थी और उन्होंने तुम्हारा सारा लोन माफ कर दिया। वैसे वो ली मेंग नान भी उन लोन देने वालों के साथ मिली हुई थी, उसने जानबूझकर ही तुम्हें इस लोन के चक्कर में फंसाया था। इस पर फेंग जिया कहती है, अच्छा तो ये सब इस तरह से हुआ था। एमसी कहता है, अब से आगे से अपना ध्यान रखना और होशियार रहना, बाहर बहुत से बुरे इरादों वाले लोग घूम रहे हैं। और ऐसा कहते ही एमसी बाय भी कर देता है। तभी फेंग जिया कहती है, 1 मिनट रुको, मुझे तुमसे और भी कुछ कहना है। एमसी कहता है, अच्छा तो आकर तुम्हें अब मुझसे और क्या कहना है? फेंग जिया कहती है, हम सभी दोस्तों की रियूनियन आज रात 7 बजे लैंग पैवेलियन में होने वाली है, तो तुम बिल्कुल भी देर मत करना। एमसी कहता है, ठीक है, मैं टाइम से आ जाऊंगा। और ऐसा कहने के साथ ही एमसी कॉल को भी कट कर देता है। तभी एमसी अपने मन ही मन कहता है, लैंग पैवेलियन, मुझे उम्मीद नहीं थी कि जिंगलोंग इस तरह खुले दिल से इतना खर्च करेगा। वैसे पता नहीं डॉक्टर ही ने शाओ के लिए वो दवा तैयार कर लिया या नहीं। हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर हमारा एमसी वेस्टलैंड में पहुंच चुका था और वो डॉक्टर ई के सामने खड़ा होता है। एमसी डॉक्टर ई से कहता है, डॉक्टर ई, उस सीरम का काम कहाँ तक पहुंचा जिसके बारे में मैंने आपसे कहा था? तभी डॉक्टर ई एक सीरम को आगे बढ़ाता है और कहता है, ये लीजिए, ये वही कमाल की मेडिसिन है जो कि आपको चाहिए थी। भला मैं बॉस के दिए हुए काम में देरी करने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? तभी एमसी डॉक्टर ई उस मेडिसिन को ले लेता और कहता है, डॉक्टर ई, आपकी मेहनत के लिए आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया। इस पर सामने से डॉक्टर ई स्माइल करते हुए कहता है, इसमें शुक्रिया की क्या बात है, ये तो बस मेरा काम है। एमसी उस सीरम को ही देखने लगता और मन ही मन कहता है, ये सोचना ही कमाल है कि दिमाग की बीमारी जैसे भूख न लगना को भी मेडिसिन से ठीक किया जा सकता है। डॉक्टर्स एसोसिएशन की टेक्नोलॉजी सच में ही शानदार है। एमसी बैर की तरफ जाता है और वो सभी वर्कर्स को काम करते हुए देखता है। एमसी कहता है, सब कुछ बहुत ही आराम से चल रहा है, ऐसा लगता है कि लड़ाई से बेस बनने के काम पर कोई भी असर नहीं पड़ा। एमसी लीलू की तरफ जाता है और उसे आवाज देते हुए कहता है, लीलू, ग्रे रेड टाउन में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस का क्या हाल है? लीलू एमसी की आवाज सुनते ही पीछे की तरफ देखती है और खुश होते हुए कहती है, बॉस आप यहाँ पर वापस आ गए। वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए एमसी की तरफ बढ़ती है और कहती है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस बनाना बहुत ही आराम से पूरा हो गया। ग्रे रेड टाउन के सभी लोग हमारा बहुत ज्यादा साथ दे रहे हैं। एमसी कहता है, सच में? क्या किसी एक बंदे ने भी मसला खड़ा नहीं किया? इस पर लीलू खुश होते हुए कहती है, नहीं, किसी एक ने भी नहीं किया बॉस, आपने सीधा उनका टैक्स खत्म कर दिया जिसकी वजह से उनका 30 से 50% तक का खाना बच गया, तो फिर आखिर कोई भी इस बात पर एतराज क्यों ही करेगा? वैसे बॉस, आपको इस जगह के लिए कोई नाम भी सोचना चाहिए। इस पर एमसी सोच में पड़ जाता और कहता, एक नाम? लेकिन क्यों? लीलू कहती है, अब जब ग्रे रेड टाउन हमारा इलाका बन चुका है तो इसे अभी भी डिस्ट्रिक्ट ठीक है ना, कुछ अच्छा नहीं लगता। इस पर एमसी कहता है, अच्छा तो ऐसी बात है, और वो इसके लिए एक नाम को सोचने लगता है। थोड़ी देर में वो एक नाम को सोच लेता और वो कहता है, ठीक है, तो आपसे हम इसे डॉन कहेंगे, डॉन, जिसका मतलब कि सुबह होता है, और हम इस वेस्टलैंड में एक नई सुबह लेकर आएंगे। लीलू कहती है, डॉन नेम, ये सच में कितना ही शानदार नेम है। तभी एमसी लीलू को थम्स अप करते हुए कहता है, तो ठीक है, डॉन बेस के बनने की खुशी में सब लोगों को 1 महीने का राशन एक्स्ट्रा में दे दो। इसे सुनते ही वहाँ पर खड़े सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो एमसी के नारे लगाने लगते हैं। वो सभी कहते हैं, बॉस आप अमर रहें। हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर एमसी वापस अपने रूम में टेलीपोर्ट हो जाता है और वो बहुत ही ज्यादा थक गया होता है। एमसी कहता है, दोनों तरफ से इतने सारे काम को एक साथ ही संभालना पड़ रहा है कि मेरा दिल करता है कि काश मैं खुद का एक क्लोन बना सकता। और इसके बाद एमसी उस सीरम को बाहर निकाल लेता है और अपने मोबाइल से किसी को कॉल करने लगता है और मन ही मन सोचता है, पता नहीं आजकल चूजन के पास मिलने का थोड़ा भी वक्त होगा या नहीं। दूसरी तरफ हम चूजन को देखते हैं जो कि शाओ के साथ बैठकर चाय पी रही होती है और तभी उसके मोबाइल पर एमसी की कॉल आती
जाती है। इसे देखकर शाओ कहती है ऐसा लगता है कि तुम बहुत ही मसरूफ हो। तभी चूजन एमसी की कॉल को उठाती है और कहती है चेन यंग क्या आपको मुझसे कोई काम है। और जैसे ही वो एमसी की बात सुनती है वो बहुत ज्यादा क्यूरियस हो जाती है और खड़ी होकर कहती है क्या सच में आपको वो मिल गई। तभी शाओ कहती है आखिर तुम किस चीज को ढूंढ रही थी जिसने तुम्हें इतना ज्यादा क्यूरियस कर दिया है। चूजन एमसी को कहती है कि शाओ इस वक्त मेरे सामने ही बैठी है तो आप चाहें तो आप उनसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। और ये कहने के साथ ही वो मोबाइल को शाओ की तरफ कर देती है। इसे देखकर शाओ भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती है और वो चूजन से मोबाइल लेकर थोड़ा सा नर्वस होते हुए कहती है हेलो ये मैं बात कर रही हूँ। और एमसी की बात को सुनते ही वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और खड़े होते हुए कहती है क्या सच में आपको मेडिसिन मिल गई। इस पर एमसी कहता है हाँ इस वक्त वो मेरे हाथ में ही है, अगर आपके पास इस वक्त थोड़ा वक्त है तो आप मुझसे किसी जगह मिलकर इसे ले सकती हैं। और ऐसा कहने के साथ ही एमसी कॉल को कट कर देता है। तभी शाओ चूजन से कहती है क्या सच में चेन यांग इतना ज्यादा अनोखा है। इस पर सामने से चूजन कहती है मैं उसके कनेक्शंस के बारे में तो नहीं जानती पर मैं तुम्हें इस बात का यकीन दिला सकती हूँ जो मेडिसिन उसने तुम्हारे लिए तैयार की है वो बहुत ही ज्यादा असरदार होगी। तभी शाओ बहुत ही खुश होते हुए तेजी के साथ वहाँ से जाने लगती है और चूजन से कहती है मैं अभी तुम्हारे बॉयफ्रेंड से मेडिसिन लेने जा रही हूँ। इस पर चूजन ब्लश करते हुए कहती है आखिर तुम्हें किसने कहा कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है, क्या तुम प्लीज हमारी जोड़ी बनाना बंद करोगी। और इसी के साथ हमारा ये सीन चेंज होता है और हमें एक टैक्सी को दिखाया जाता है जो कि एक होटल के सामने आकर रुकती है। और इस टैक्सी में से हमारा एमसी और उसके साथ ही गुआंगजे भी निकलता है। तभी गुआंगजे एमसी से कहता है चेन यांग ऐसा लगता है कि हमारे पुराने सभी साथियों का काम बहुत ही अच्छे से चल रहा है इसलिए उन सब ने हमें इस जैसी जगह पर मिलने के लिए बुलाया है। एमसी कहता है ये तो साफ है कोई ऐसा बंदा जिसका काम खराब चल रहा हो वो खुद लोगों को अपने ऊपर हंसने के लिए तो यहाँ पर नहीं बुलाएगा। इस पर गुआंगजे भी कहता हाँ तुमने बिल्कुल ही ठीक कहा। और जब वो अपनी बातें कर ही रहा था तभी उनके सामने एक कार आकर रुकती है। इसे देखकर एमसी और गुआंगजे दोनों ही उस तरफ देखने लगते हैं और तभी उस कार में से जिंगलोंग बाहर निकलता है। तभी जिंगलोंग एमसी और गुआंगजे का मजाक उड़ाते हुए कहता है क्या हुआ, क्या तुम दोनों भूखे नंगे अंदर आने से डर रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास पैसे नहीं है। तो इस बारे में बिल्कुल भी फिक्र मत करो, तुम्हें कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ेगा, बस वहाँ चलकर किसी ऐसे गरीब और गंवार की तरह हरकतें मत करना जिसने कभी दुनिया देखी ना हो। इसे सुनकर गुआंगजे गुस्सा हो जाता और कहता है तुम अपनी बकवास को बंद करो। और तभी एमसी उसके कंधे पर हाथ रखता है और उसे रुकने के लिए कहता है। इस पर गुआंगजे कहता है चेन यांग आखिर तुम मुझे क्यों रोक रहे हो। गुआंगजे कहता है हम यहाँ पर उससे मिलने के लिए सिर्फ इसलिए आए हैं क्योंकि हम एक साथ पढ़ते थे पर उसकी हरकतें ऐसी है जैसे वो किसी भिखारी को भीख दे रहा हो। एमसी कहता है अभी ये सब करने के लिए सही वक्त नहीं आया। और एमसी स्माइल करते हुए कहता है जब आसपास ज्यादा लोग होते हैं तब किसी को थप्पड़ मारना ज्यादा असरदार साबित होता है। इस पर गुआंगजे कहता है ठीक है पर अब जब तुम एक बॉस हो तो तुम्हें भी एक न्यू गाड़ी नहीं खरीदनी चाहिए। और वो जिंगलोंग की गाड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहता है ये कचरा ज्यादा से ज्यादा 2 मिलियन का होगा जो कि हमारी गेम की कमाई के आधे घंटे के बराबर भी नहीं है। तुम्हें इससे कई ज्यादा महंगी गाड़ी खरीदनी चाहिए जिसे देखकर उनकी जान ही निकल जाए। और वो दोनों ही होटल के अंदर एंटर करते हैं और एमसी कहता है ठीक है मैं इस बारे में जरूर से सोचूंगा लेकिन उससे पहले चलो अंदर चलते हैं। और थोड़ी देर में वो उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर उनके सभी दोस्त बैठे होते हैं। तभी गुआंगजे ऐसा से एमसी से कहता है ये कमीना बहुत ही ज्यादा शो ऑफ कर रहा है। सामने से एमसी भी कहता हाँ तुमने बिल्कुल ही ठीक कहा। और तभी फेंगजी एमसी को बुलाती और कहती है चेन यांग तुम यहाँ पर आकर बैठ जाओ। तभी एमसी और गुआंगजे फेंगजी के पास ही जाकर बैठ जाते हैं। तभी फेंगजी एमसी से कहती है कल रात को जो कुछ भी हुआ उसके लिए तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया। इस पर एमसी कहता है इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, ये तो बस एक छोटी सी मदद थी। दूसरी तरफ से हम जिंगलोंग को भी देखते हैं जो कि एमसी से चिढ़ रहा था और मन ही मन कहता है ये दोनों आकर फिर से एक साथ कैसे हो गए। और तभी वो स्माइल करते हुए कहता है क्या ये जगह अच्छी नहीं है, इसकी मालिक बीजिंग की एक बहुत ही बड़े और मशहूर खानदान से है और मुझे ये अलग कमरा बुक करने के लिए काफी ज्यादा मुसीबत का सामना करना पड़ा है। तभी उनका एक दोस्त मेन्यू बुक पर चीजों की प्राइस देखता और वो बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। वो कहता है ड्राइड टोफू की एक ही प्लेट 200 युआन से ज्यादा की है, अगर आज जिंगलोंग दावत नहीं देता तो मैं अपनी जिंदगी में कभी भी यहाँ पर खाना नहीं खाता। तभी एक लड़की कहती है कि अमीरों की जिंदगी ऐसी होती है, मैं सच में काफी किस्मत वाली हूँ कि मुझे आज यंग मास्टर चियांग के साथ बैठने का मौका मिला। तभी एक लड़का कहता है कि पढ़ाई खत्म होने के बाद मुझे हमेशा से ही लगता था कि हम बड़े कॉलेजेस में पढ़कर जरूर से कुछ बड़ा करेंगे, लेकिन सच तो ये है मेरी सोच इस सब बारे में बिल्कुल ही गलत थी। तभी उनमें से एक दोस्त एमसी से कहता है चेन यांग तुमने पढ़ाई खत्म करने के बाद एक गेम बनाने वाली कंपनी ज्वाइन की थी ना, अभी वहाँ जॉब्स का क्या हाल है। तभी जिंगलोंग शो ऑफ करते हुए कहता है दरअसल मैंने उस कंपनी को ही खरीद लिया है, वैसे चेन यांग को मेरी कंपनी खरीदने से पहले ही उसके खराब काम की वजह से वहाँ से निकाल दिया गया था। इस पर वो पहले वाला बंदा एमसी से कहता है चेन यांग मुझे माफ करना, मुझे सच में इस बारे में नहीं पता था। एमसी कहता है कोई बात नहीं, मेरे पास अब एक न्यू जॉब है और मैं काफी अच्छा कमा रहा हूँ। जिंगलोंग कहता है एक नई जॉब, कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि तुम किसी अमीर औरत के टुकड़ों पर पढ़ रहे हो। एमसी कहता है मैं बाकियों की तरह नहीं हूँ, कुछ लोग बिना पैसे पाए तो एक गर्लफ्रेंड तक नहीं बना सकते। इसे सुनकर जिंगलोंग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी उसके पास बैठी लड़की एमसी को कहती है चेन यांग तुम इतना ज्यादा गुस्सा मत दो, वैसे भी फेंगजी और जियांगची
जिंगलोंग पहले से एक कपल नहीं है क्या? इस पर फेंग जिया मना करते हुए कहती है नहीं, हम बिल्कुल भी कपल नहीं है। मैंने पहले जियांग जिंगलोंग को साफ मना कर दिया था और हमारा एक साथ होना तो बिल्कुल ही नामुमकिन है। और तभी पीछे से कोई डोर ओपन करता है और अंदर आते हुए कहता है एक्सक्यूज मी, और हमें दिखाया जाता है ये शाओ होती है। शाओ की आवाज सुनते ही सभी लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं और जैसे ही जिंगलोंग की नजर उस पर पड़ती है वो खुश होते हुए मन ही मन कहता है रुको, क्या ये मिस शाओ है जो कि लांग पवेलियन की मालिक है? क्या ये यहाँ पर सिर्फ मुझसे मिलने के लिए आई है? शाओ परिवार सबसे बड़े और ऊंचे खानदानों में से एक है, अगर हम उनसे ताल्लुक बना सकें तो हमें बहुत ही ज्यादा फायदा मिल सकता है। तभी एक वेट्रेस आती है और शाओ को कहती है बॉस ये रही आपकी वाइन। हम जिंगलोंग को भी देखते हैं जो कि अपनी जगह से उठता है और शाओ की तरफ जाने लगता है। जिंगलोंग कहता है मिस शाओ, आपका यहाँ आना हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है, आपको इस तरह से मेरे लिए वाइन लाकर तकल्लुफ करने की कोई भी जरूरत नहीं थी। तभी हम उस पहले वाले लड़के को भी देखते हैं जो कि कहता है आखिर ये औरत कौन है जिससे जिंगलोंग भी इतनी तमीज से बात कर रहा है। तभी उसके साथ बैठी लड़की कहती है क्या तुमने वेटर की बात नहीं सुनी? मुझे लगता है कि ये यहाँ की मालिक है। हम जिंगलोंग को देखते हैं जो कि स्माइल करते हुए शाओ की तरफ अपने हाथ को बढ़ाता है और कहता है अगर मैं कल आपको एक डिनर पर बुलाऊं तो आपको कोई एतराज तो नहीं होगा ना? इस पर सामने से शाओ कहती है आखिर तुम हो कौन? इसे सुनते ही जिंगलोंग सदमे में चला जाता है और वो कहता है क्या मुझे नहीं पहचानती? शाओ सीरियस टोन के साथ कहती है भला मैं आखिर तुम जैसे किसी को क्यों ही पहचानूं? इस पर जिंगलोंग कहता है अगर आप मुझे नहीं पहचानती तो फिर आप मेरे बुक किए हुए अलग कमरे में मुझे जाम पेश करने क्यों आई हैं? तभी शाओ जिंगलोंग को धक्का देती है और कहती है मेरे रास्ते से हटो, मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए नहीं आई हूँ। वो एमसी के करीब जाती है और कहती है चेन यांग तुम मेरे होटल में खाना खाने के लिए आए हो और मुझे बताया तक नहीं, क्या तुम मुझे अपना दोस्त नहीं समझते? एमसी कहता है ये तो आपने बहुत ही बड़ी बात कर दी, भला मेरे जैसे की इतनी हिम्मत कहाँ के मैं आपको ऐसा कहूँ? और वो स्माइल करते हुए कहता आज तो यहाँ पर बस पुराने क्लासमेट्स की रियूनियन थी और खर्चा भी मेरा नहीं था, इसलिए मेरा आपको परेशान करने का कोई भी इरादा नहीं था। तभी शाओ एमसी के करीब आती है और उसके कान में ऐसे से कहती है मैंने तुम्हारी दी हुई मेडिसिन का इस्तेमाल किया है और इसकी वजह से मेरी बीमारी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया। तभी शाओ वाइन की तरफ इशारा करती है और कहती है आज यहाँ का माहौल इतना खुशगवार है तो जाहिर है जश्न मनाने के लिए हमें कुछ अच्छी वाइन की जरूरत तो पड़ेगी। और हम साथ में जिंगलोंग को भी देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। तभी शाओ वाइन की बोतल को पकड़ती है और कहती है ये वाइन की बोतल जो 30 साल पुरानी है ये तुम्हारे लिए है, और वो उसे एमसी के सामने रख देती और कहती है ये मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा है। और वो वहाँ से जाने लगती है और जाते हुए कहती है अगली बार जब तुम खाने पर आओ तो यहाँ से मुझे पहले फोन कर देना, वरना मैं चूजन से कह दूंगी कि तुम मुझे अपना दोस्त नहीं मानते। सामने से एमसी भी हैंडशेक करते हुए कहता है बिल्कुल ऐसा ही होगा, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करें। हम सभी लोगों को देखते हैं जो कि एमसी और शाओ को ऐसा बात करते हुए देखकर बहुत ही ज्यादा शौक होते हैं। तभी एमसी थोड़ा सा परेशान होते हुए मन ही मन कहता है जिंगलोंग अभी सबके सामने शाओ के परिवार के बारे में बड़ी बड़ी बातें कर रहा था और वो यहाँ आकर मुझे खुद ही वाइन देकर गई है, वो सच में मुझे बहुत ज्यादा इज्जत दे रही है। तभी वो पहले वाला बंदा एमसी से कहता है चेन यांग आखिर तुम्हारा बॉस शाओ के साथ क्या ताल्लुक है? तुम दोनों काफी पक्के दोस्त लगते हो। इस पर एमसी कहता है नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है, हम दोनों एक दूसरे को बहुत ही थोड़े वक्त से जानते हैं और मैंने हाल ही में उसकी एक छोटी सी मदद की थी। और वो एक चॉपस्टिक को उठाता है और कहता है खाना ठंडा हो रहा है, चलो पहले खाना खाते हैं। तभी वो सभी खाना खाने लगते हैं और खाना खाते हुए बातें करने लगते हैं। हम जिंगलोंग को भी देखते हैं जो कि बहुत ही गुस्से में होता है और मन ही मन कहता है ये गरीब लड़का आखिर शाओ के साथ ताल्लुक बनाने में कैसे कामयाब हुआ? तभी वो स्माइल करते हुए एमसी से कहता है चेन यांग तुमने कहा था ना कि तुम्हारी एक नई जॉब है, वो कहाँ पर है? इस पर एमसी बताता है कि एक छोटी सी नई कंपनी में जिसका नाम चेन यांग टेक्नोलॉजी है। इसे सुनते ही जिंगलोंग के पास बैठी लड़की शॉक हो जाती है और वो कहती है चेन यांग टेक्नोलॉजी, और वो अपने मोबाइल पर एक गेम को ओपन करते हुए कहती है क्या वही कंपनी जिन्होंने हाल ही में ये गेम बनाया है जो कि बहुत ही ज्यादा वायरल हुआ है? और जैसे ही वो गेम को ओपन करती है वहाँ से एक हेलोग्राफिक क्रिएचर निकल आता है। वो कहती है मैं अभी इसी गेम को ही खेल रही हूँ। हम गुआंगजाई को भी देखते हैं जो कि अपने मोबाइल पर गेम को ओपन करते हुए कहता है मेरे वाले क्रिएचर के सामने इसकी क्या औकात है? और जैसे ही वो गेम को ओपन करता है वहाँ से क्रिएचर बाहर निकलता है जिसके नीचे के लिख होता है ये सिटी में 8 रैंक पर है। इसे देखते ही वो लड़की बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और कहती है ओ माय गॉड पूरी सिटी में 8 रैंक पर। तभी वहाँ पर बैठी एक और लड़की कहती है मैं पहले ही कई बार 648 RMB का रिचार्ज कर चुकी हूँ और मेरी रैंकिंग अभी भी सिर्फ नेबरहुड तक ही है, आखिर तुमने इसे ऐसा बनाने के लिए कितना ज्यादा खर्चा किया है? तभी हम फेंग जिया को भी देखते हैं जो कि कहती है चेन यांग टेक्नोलॉजी, चेन यांग क्या ये हो सकता है? तभी गुआंगजाई कहता है तुम्हें पता है कि हमारा चेन यांग टेक्नोलॉजी का असली बॉस है, वो हर रोज इतने ज्यादा पैसे गिनता है कि उसके हाथों में भी दर्द होने लगता है। हम एमसी को भी देखते हैं जो कि कहता है गुआंगजाई तुम कुछ ज्यादा ही बोलते हो। तभी गुआंगजाई आगे कहता है कि जिंगलोंग आखिर तुम्हारी क्या औकात है कि तुम मेरे भाई चेन यांग से अपनी बराबरी करो। हम एमसी को भी देखते हैं जो कि अपनी सीट से उठता है और जाकर गुआंगजाई के हाथ को पकड़ लेता है और उसे वहाँ से लेकर जाने लगता है। और जाते हुए वो पीछे मुड़कर देखता है और सभी से कहता है गुआंगजाई ने आज थोड़ा ज्यादा ही पी लिया है, इसलिए मैं
पहले उसे घर छोड़ने जा रहा हूँ, हम सब फिर कभी दोबारा मिलेंगे। ग्वांगजाई कहता है क्या तुम अभी से इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो। हम चिंगलोंग को भी देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और वो मनी मनी कहता है डैम इट चैन यंग, तुमने आज मेरी सारी लाइमलाइट को चुरा लिया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और वो सभी होटल से बाहर निकल आते हैं और एमसी और ग्वांगजाई वहाँ से जाने लगते हैं और उनको बैक करने लगते हैं। एमसी उन सभी को बैक करता है और कहता है तुम सभी को हमें छोड़ने आने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम अब यहाँ से निकल रहे हैं। और तभी वहाँ तेजी के साथ एक कार आती है और एमसी के सामने आकर ब्रेक लगाती है। इसे देखकर एमसी भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है। तभी कार का डोर ओपन होता है और सामने शुया बैठी होती है। शुया एमसी को देखते ही खुशी के साथ कहती है चैन यांग, और वो एमसी को गले लगाने के लिए कूद पड़ती है। सामने से एमसी भी उसे गले लगाता है और कहता है शुया आकर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। शुया कहती है तुम्हें मेरा सरप्राइज कैसा लगा, तुमने ये सोचा नहीं था ना कि मैं यहाँ पर आऊंगी। सामने से एमसी भी स्माइल करते हुए कहता है हाँ मैंने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, अगर तुम यहाँ पर कैसे आई। शुया हंसते हुए बताती है कि जाओडान ने मुझे बताया था कि तुम पुराने क्लासमेट्स की रीयूनियन में आए हो और इसलिए मैं तुम्हें यहाँ आकर एक सरप्राइज देना चाहती थी। मैं तो तुम्हारी मदद करने की सोच रही थी लेकिन तुम इतनी जल्दी बाहर कैसे आ गए। तभी फैंग जिया के साथ खड़ी ब्लॉन्ड बालों वाली लड़की कहती है वाह वो लड़की कितनी ज्यादा प्यारी है, क्या वो चैन यांग की गर्लफ्रेंड है। तभी वो पहले वाला ब्लू जैकेट वाला लड़का कहता है इसे देखने से ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं इसे जानता हूँ। उसके साथ ही खड़ी लड़की कहती है मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि मैंने इसे पहले कहीं पर देखा है। तभी वो कहती है मुझे अब याद आया, क्या ये वही मशहूर हिट ड्रामा द स्वॉर्ड ऑफ द जस्टिस की हीरोइन है। इस ड्रामा सीरीज में सारे पुराने और असली हुनर वाले एक्टर्स को एक साथ लाया गया पर यही अकेली एक नई एक्टर है। तभी वो पहले वाला ब्लू जैकेट वाला लड़का कहता है आमतौर पर देखा जाए तो इन न्यू एक्टर्स के पीछे कोई ना कोई बड़ा हाथ होता है जो उन्हें सपोर्ट करता है। उसके साथ खड़ी वो लड़की कहती है क्या चैन यांग वो ताकतवर बंदा हो सकता है जो कि शुया को सपोर्ट कर रहा है। उनके साथ खड़ा ही वो चश्मिश लड़का कहता है उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि उनका ताल्लुक जरूर से बहुत गहरा है। हम शाओ को भी देखते हैं जो कि मनी मन कहती है मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि ये बंदा इतनी सारी खूबसूरत लड़कियों से घिरा होगा। फिर भी चैन यांग साफ तौर पर थोड़ा शर्मिंदा लग रहा है। इसका मतलब ये है कि वो अभी एक दूसरे को डेट नहीं कर रहे। अगर ऐसी बात है तो चोजन के पास अभी भी एक मौका है कि वो चैन यांग को अपना बना सकती है। इसी के साथ हमारा ये सीन चेंज होता है और हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जिसके बारे में हमें बताया जाता है ये बीजिंग में इन्वेस्टिगेशन टीम का डिप्टी कैप्टन है और इसका नाम वांग है। तभी वहाँ पर एक और लड़की भागते हुए आती है और उसके बारे में हमें बताया जाता है इसका नाम शन है और ये इंपीरियल कैपिटल में सेकंड लेवल की इंस्पेक्टर है। शन हाँफते हुए वांग से कहती है कैप्टन वांग मैं यहाँ पर आ गई हूँ। वांग डोर को ओपन कर कार के अंदर बैठने लगता और कहता है जल्दी करो और कार में बैठो। शन कार के अंदर बैठ जाती है और सीट बेल्ट को लगा लेती है। इसके बाद वो वांग से कहती है कैप्टन वांग ऐसी कौन सी बात है जिसमें आपको खुद आगे आना पड़ा। इस पर वांग ड्राइव करते हुए कहता है ये कुछ लोगों का अचानक गायब होने का केस है। जो लोग गायब हुए हैं वो ही लॉन्ग फाइनेंशियल कंपनी से हैं जो कि एक लोन शार्क कंपनी है और उनके अंडरग्राउंड तक कनेक्शन है। आज उनका पैसे देने का दिन था और हमारा उनके किसी भी बंदे से कोई भी राब्ता नहीं हो पा रहा। हमारे नीचे के लोगों ने मौके पर जाकर जांच की तो उन्हें पता चला कि ही लॉन्ग फाइनेंशियल कंपनी का एक बंदा अचानक से गायब हो गया है। इस पर शन कहती है क्या ऐसा हो सकता है कि दुश्मनों ने उन पर कब्जा कर लिया हो। वांग कहता है मौके पर किसी भी किस्म की फाइट या स्ट्रगल का कोई भी निशान नहीं मिला जो कि लगभग सुनने में नामुमकिन लगता है। हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर वो दोनों उस जगह पर पहुंच चुके होते हैं जहाँ से वो बंदे गायब हुए थे। वांग उस जगह के अंदर जाते हुए कहता है तो क्या हुआ, तुम्हें कुछ पता चला। हमें उसके सामने एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को दिखाया जाता है जो कहता है मौके को देखकर लगता है जब ये हादसा हुआ तब ही लोग फाइनेंशियल्स के लोग खाना खा रहे थे पर कोई नहीं जानता कि आखिर आगे क्या हुआ। वो सब के सब अचानक से गायब हो गए। वांग उस ऑफिसर पर चिल्लाते हुए कहता है वो गायब कहाँ हो सकते हैं, वो 7 से 8 बिल्कुल ठीक ठाक लोग थे। क्या तुमने कैमरास की रिकॉर्डिंग चेक की, टेक्निकल डिपार्टमेंट का इस बारे में क्या कहना है। इस पर सामने वाला बंदा कहता है मैंने अच्छे से चेक किया और उनका बाहर जाने का कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। वांग वहाँ से जाने लगता है और जाते हुए कहता है जांच को जारी रखो, इतने सारे लोगों के गायब होने पर यह नामुमकिन है कि उन्होंने कोई भी सबूत ना छोड़ा हो। इस पर वो सामने वाला ऑफिसर कहता है ठीक है सर जैसा आप कहें। वांग वहाँ से जाने लगता है और जाते हुए शन से कहता है चलो चलकर किसी दूसरी जगह की जांच करते हैं। शन भी तेजी के साथ वांग के साथ चलने लगती है और कहती है ठीक है सर। हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर वांग और शन पैर की तरफ खड़े होते हैं। तभी शन वांग से कहती है कैप्टन वांग मैंने इलाके के लोगों से पूछा, उन्होंने कहा उन्होंने कल रात आसपास गुंडों जैसे कपड़े पहने हुए कुछ लोगों को देखा था। वांग कहता है फिर क्या हुआ। शन कहती है उन्होंने कहा वो लगभग देर रात तक यहाँ पर किसी का इंतजार कर रहे थे और इसके बाद अचानक से गायब हो गए। इस पर वांग कुछ सोचने लगता है और कहता है वो फिर से गायब हो गए और जब वो सोच ही रहा था तभी उसके मोबाइल पर किसी की कॉल आती है। वांग कॉल को पिक करता और कहता है मैं बोल रहा हूँ और फिर कहता है ठीक है मैं अच्छे से समझ गया। वांग शन से कहता है टेक्निकल डिपार्टमेंट के साथियों को अभी पता चला है कि ही लॉन्ग फाइनेंशियल के लोन के सारे कागजात कहीं पर गायब हो चुके हैं। शन कहती है क्या ये हो सकता है ये उसी बंदे का काम हो जिसने के पैसे देने थे। वांग शन के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है ये मुमकिन हो सकता है लेकिन अभी भी इससे ये साबित नहीं होता कि इतने सारे लोग अचानक से हवा
हवा में कैसे गायब हो सकते हैं। और वो वहाँ से जाने लगता है और कहता है खैर इस सबूत के सहारे ही जांच को आगे बढ़ाते हैं। इसी के साथ हमारा यह सीन चेंज होता है और हमें चूजन को दिखाया जाता है जिसके मोबाइल पर किसी की कॉल आती है। चूजन कॉल को पिक करती है और कहती है चैन यंग आके तुमने मुझे कैसे याद किया। वो एमसी की बात सुनते हैरान होते हुए कहती है क्या तुम मार्शल आर्ट सीखना चाहते हो, क्या तुम किसी मुसीबत में फंस गए हो। एमसी कहता है मैं बिल्कुल ही ठीक हूँ, मैं बस सारा दिन दफ्तर में बैठा रहता हूँ इसलिए मैं थोड़ी एक्सरसाइज करना चाहता हूँ। चूजन स्माइल करते हुए कहती है ये बहुत कम देखने को मिलता है कि तुमने खुद आगे बढ़कर बात की हो, इसलिए मैं तुम्हें बिल्कुल भी निराश नहीं करूंगी। मैं तुम्हारी बात एक ऐसे प्रोफेशनल से कराऊंगी जो तुम्हारी सारी शर्तें पूरे कर सकता है। वो पहले कमांडो यूनिट में एक टॉप सोल्जर था और उसकी मार्शल आर्ट की ताकत बहुत ही जबरदस्त है। और गाइस इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। मैं बहुत जल्द इसका नेक्स्ट एपिसोड भी अपलोड कर दूंगा। अगर आप उस एपिसोड को मिस नहीं करना चाहते तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।